हम लोग का आज का टॉपिक होगा माइक्रो सॉल्यूशन टू एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया। माइक्रो सॉल्यूशन टू एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडिया। नाम सर। खुश रहिए। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। फोटो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। अब आ गया। आज का फोटो जो है अब कान वाला बदल गया है जी, अब अच्छा है। ये ऑटोमेटिक है। हाँ, अब हम कह रहे थे कि नहीं भाई हम लोग तो ब्लैक है, इंडियन ब्लैक होता है। ब्लैक नहीं है का नहीं, जब होगा तो ब्लूटूथ ही कहलाएगा। ब्लैक टूथ नहीं है ना। तो आज का विषय जो है जो हम करा रहे हैं ये रिटेन तो है ही उद्देश्य, और हमारा उद्देश्य फाइनल तक है कि अगर आप इंटरव्यू में जब आप गए तो आपसे पूछेगा कि टेल मिस्टर उद्देश्य या टेल मिसेज सुनीता, व्हाट आर द माइक्रो मेथड्स टू ब्रिंग टू एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया। हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे किनका अप्रोच था? गीता गोपीनाथ का। गीता गोपीनाथ का। IMF में जाने के पहले ही लिख दी थी, इसलिए उनका विचार जो है IMF का विचार नहीं है। दिक्कत होता है ना, बड़े आदमी को कहना पड़ता है कि मेरा विचार है, तो उससे बड़ा संस्था है जिससे जुड़ा हुआ है, तो उससे कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए, क्योंकि किसी देश के पक्ष में बोल रही हैं, जैसे बांग्लादेश के पक्ष में बोल रही हैं, चाइना के पक्ष में बोल रही हैं, उसको सफल मान रही हैं, इंडिया को असफल मान रही हैं जी। तो पॉलिटिकल रंग नहीं दिया जाए, एकेडमिशियन इकोनॉमिस्ट के तौर पर उनके बातों को लिया जाए। आज जो है जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो उसी एक्सपोर्ट प्रमोशन का अंग है, और नाम इसका हो जाएगा नाम इसका देंगे हम लोग माइक्रो लेवल ऑफ माइक्रो सॉल्यूशन। माइक्रो सॉल्यूशन solution to export solution to India's export micro solution to India's export promotion।
माइक्रो सॉल्यूशन टू इंडिया एक्सपोर्ट प्रमोशन। माइक्रो किसको कहते हैं? छोटे माइक्रो लेवल पे किसको जो लेवल पे, सूक्ष्म जो कि लेवल। व्यक्तिगत लेवल पे, माइक्रो का मतलब हो गया व्यक्तिगतवादी। जो विचार हो रहा है वो निश्चित रूप से इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से इसको देखिए ना, जरूरी है। व्यष्टि। तो इसलिए माइक्रो हो गया व्यष्टि और समष्टि। तो हम लोग समष्टि बात नहीं कर रहे, माइक्रो कर रहे हैं। जैसे अच्छा राजनेता कहाँ से आएगा? तो क्या माइक्रो होगा कि जो माइक्रो वोटर है वो सही निर्णय ले। माइक्रो वोटर जो है वो वही सही निर्णय। माइक्रो है एक एक आदमी का वोट जुट के कोई जीतता है। तो माइक्रो वोटर का निर्णय जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जो भी जीत के जाता है उसको बहुत महत्व दिया जाता है। तो कहता है कि इंडिया के एक्सपोर्ट को चाइना के दौर में उसके बराबर में लाना हम लोग के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये स्पीड उसका बहुत तेज हो चुका है। तो कैसे अपने स्पीड को बढ़ाएंगे? तो पहले माइक्रो सॉल्यूशन ढूंढेंगे। माइक्रो सॉल्यूशन टू इंडिया एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो अब इसमें हम लोग लेंगे नंबर वन का नाम देंगे इंप्रूव क्रेडिट एक्सेस। पहला सबसे ये महत्वपूर्ण है। ये पहला क्या है? इंप्रूव क्रेडिट एक्सेस। सबसे महत्वपूर्ण है इंप्रूव क्रेडिट एक्सेस कि क्रेडिट फ्लो जो है निर्यातकों में लगातार वृद्धि किया जाए और इसके वृद्धि होते ही निर्यात की बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व करने में सहूलियत होगी। भारत का जो अधिकांश निर्यातक है उस निर्यातक में है स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज, जिसका कि साख के प्रति पहुंच ही बहुत ही सीमित है। और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग तो उसका एकदम लिमिटेड है, कोई विदेशी ऋण उसको मिलना मुश्किल है। तो बैंक क्रेडिट को केवल सोर्स है उसके फाइनेंसिंग का। इसलिए बैंक फाइनेंसिंग या जो क्रेडिट फाइनेंसिंग उसका बैंक क्रेडिट है, इसके फ्लो को ऑलवेज स्थिर रखिए। इसके फ्लो को ऑलवेज स्थिर रखिए ताकि स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो है वो प्लान कर सके अपने उत्पादन को प्रॉपरली। माइक्रो सॉल्यूशन में सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है? इंप्रूव क्रेडिट एक्सेस। क्रेडिट एक्सेस, क्रेडिट flows to exporters. Credit flows to exporters have to be encouraged. Have to be encouraged to grow in order to facilitate. Have to be encouraged to grow
order to facilitate exports. Facilitate in order to facilitate exports. तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हम माइक्रो सॉल्यूशन चाहते हैं, भारतीय निर्यात का प्रोत्साहन करना चाहते हैं, तो इसका सबसे व्यवस्थित तरीका, व्यवस्थित सॉल्यूशन समाधान है कि साख तक पहुंच जो है वो लगातार सब एक निर्यातक होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्टर्स जो है भारत का निर्यात जो है उसका सबसे अधिक मेजॉरिटी वैसे एक्सपोर्टर्स के हैं जो स्मॉल तथा मीडियम इंटरप्राइजेस के हैं और जिनका विदेशी वित्त प्राप्त करने की क्षमता अत्यंत ही कम है। The majority of India's exporters of India's exporters are SME का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। MSME भी बोलते हैं सर, MSME। ME मीडियम एंड स्मॉल। तो वो हो गया मीडियम स्मॉल है ना, स्मॉल मीडियम और माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सब तीनों आ जाता है उसमें। हाँ, इसमें जो है हम लोग बोल रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जी, जो फोकस करने का है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो एक्सपोर्ट से ज्यादा जुड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज विथ limited access to external financing. एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कहता है कि बैंक क्रेडिट जो है, बैंक क्रेडिट is often their only source, is often bank credit is often their only source, their only source. Bank credit is often their only source of financing. कहता है कि जो फ्लो इसका होता है वो किसी भी ब्यूरोक्रेटिक के कारण या बैंकिंग रिजिडिटी के कारण, the flow
the flows must be stable. Must be stable so that SME जो है, so that SME can plan their production properly. Their production properly, so that SMEs can plan their production properly. तो ये जो है आपको दूसरा पॉइंट जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण आजकल हो गया है, उसको कहते हैं सिंप्लिसिटी, simplify the GST. Simplify the GST. Simplify the GST. GST exports refunds. GST export refunds. Export refunds to a small, medium enterprises must be expedited to help exports, refund is refunds are still slow. जीएसटी में है कि पैसा जमा कर दीजिए और फिर फाइनल कैलकुलेशन होगा। अगर आपका पैसा निकल रहा है या आप उस कैटेगरी में नहीं है लेकिन आप जमा कर दिए हैं तो सारा पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होके आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर रिटर्न 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया है, उसको रिटर्न करने में आप साल से ज्यादा समय ले लीजिएगा तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट है
स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए रिटर्न का प्रोसेस जो है वो फास्ट होना चाहिए। This means that SMEs are typically अंडर प्रेशर। पैसा उसका है, फंसा हुआ है, तो वो अंडर प्रेशर रहेगा ऑलवेज। अंडर प्रेशर because they may not have enough working capital। हम लोग सभी जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। कैपिटल दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल जो मशीन खरीदने में लगता है, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल जो कच्चा माल खरीदने के लिए, मजदूर का मजदूरी देने के लिए, बिजली बिल देने के लिए, इंटरनेट बिल देने के लिए, इंश्योरेंस का प्रीमियम देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए, सब काम के लिए चाहिए हमको वर्किंग कैपिटल। तो जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है उनका जितना भी मोटा फंड है वो मशीन में इन्वेस्ट हो जाता है, फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट हो जाता है, शेड में इन्वेस्ट हो जाता है, और तब जो है मशीनरी इन्वेस्ट हो जाता है। बाद में उनको वर्किंग कैपिटल लगातार बैंक से लेते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, बनाते हैं, फिर बेचते हैं, फिर फंड आता है, फिर वापस देते हैं। तो ये प्रेशर रहता है। तो इसलिए कहता है कि सारा काम मोस्टली लेबर इंटेंसिव इंडिया में है। अब धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, लेकिन वर्किंग कैपिटल के कमी से एसएमएस को बहुत दिक्कत होती है। कहता है इंडिया में कि SMEs exports which are labor intensive which are labor intensive exports which are labor intensive and constitute 40% of total exports, which are labor intensive and constitute 40% of exports. 40% of exports have significantly
significantly underperformed। इस सब कारण से वो अंडर हो गए, underperformed recently। तो जीएसटी के को ज्यादा महत्व देना है, क्योंकि आजकल जितना भी कारोबार हो रहा है उसमें जीएसटी का ही रोल है। और भारत में जो वर्तमान समय में चल रहा है हम लोगों का, उसमें एक्सपोर्ट जो है के बढ़ाने के लिए जीएसटी के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तो इसी को कहेंगे माइक्रो सॉल्यूशन टू इंडियाज एक्सपोर्ट। इसमें पहला हो गया इम्प्रूव क्रेडिट एक्सेस, दूसरा हो गया सिंप्लीफाई द जीएसटी। अब तीसरा माइक्रो सॉल्यूशन में कहता है कि जो ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, हर कंपनी वाला जाता है सरकार के माध्यम से एग्रीमेंट कर रहा है, तो हमारे यहाँ ये एग्रीमेंट में कोताही बहुत है, स्लो है इसका एग्रीमेंट में जो है। अब उदाहरण के लिए कहा जाता है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसमें 20 देश मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाए हुआ है, और उसमें माल आपको जब जाना शुरू होगा तो 26 देश आपके सामान को लेने लगेगा। अच्छा होगा तो आपका प्रोडक्शन का डिमांड वहां बढ़ेगा। और इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट जो है वो कॉटन टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है, एपरल से जुड़ा हुआ है, कपड़ा से जुड़ा हुआ है। लेकिन यूरोपियन यूनियन का जो जीएसपी है, जीएसपी का मतलब होता है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जीएसपी। उस जीएसपी में हम लोगों के प्रयत्न नहीं करने से हम लोगों के कपड़ा को एक्सक्लूड कर दिया है। और किसके कपड़ा को इंक्लूड किया है? तो बांग्लादेश को इंक्लूड किया है। और इससे बांग्लादेश को इतना फायदा हुआ है कि बांग्लादेश का टोटल प्रोडक्शन जो होता है उसका 50% वो यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट होता है। तो एक देश से एग्रीमेंट कीजिए और सीधे यूरोपियन यूनियन से एग्रीमेंट कीजिए। जो भी 19-20 बात करने का है तरीका उसको अपनाइए। तो माइक्रो लेवल पर इसको देखिए, हर जो हमारे यहाँ एपरल बनाने वाला फैक्ट्री है उसको देखिए, और उसके दृष्टिकोण से अगर आप ये करते हैं तो सारे आपके जो एपरल प्रोड्यूसर है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपका, वो चमक जाएगा और उसका रेडीमेड डिमांड 26 कंट्री का अचानक आपको आ जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर 26 को है, तो 26 आपका हो जाएगा। और यही चीज जो है बांग्लादेश अपने एपरल को वहाँ जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में इंक्लूड करा लिया है, जनरल प्रेफरेंस में इंक्लूड करा लिया है। तो इसलिए माइक्रो सॉल्यूशन में है जिससे कि 26 देश से, यूरोपियन यूनियन से एक एग्रीमेंट से आपका काम हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखिए और उसको ध्यान में रख करके आप एग्रीमेंट को तेजी से बढ़ाइए और उसके जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में जीएसपी में भारत के प्रोडक्ट को, एपरल को शामिल कराइए, ताकि बांग्लादेश के साथ आपका भी निर्यात बढ़ सके। तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा ट्रेड
trade agreement, trade agreements with the European Union, ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन को हम लोग शॉर्ट में यू कहते हैं, हर जगह यू लिखा रहता है। तो ये इसको छोड़ने का जरूरत नहीं है, इस पर काम करने का जरूरत है और फोकस देने का जरूरत है, ताकि हमारा जो इंडिया का एक्सपोर्ट्स जो है अप्रैल का, वो अचानक उसमें बूम आएगा और हमारे यहाँ अधिक से अधिक रोजगार को पैदा करेगा। एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, रोजगार को भी पैदा करेगा। Some of India's major exports, India's major exports such as apparel, तैयार वस्त्र जो होता है, रेडीमेड apparel, where excluded from the European Union, excluded from the European Union's generalized system of preferences generalized system of preferences, इसी को कहा जाता है generalized system, GSP, generalized system GSP। और दूसरी ओर हम लोग के साथ जो while countries like Bangladesh, benefited Bangladesh benefited from it.
over 50% of Bangladesh exports, over 50% of Bangladesh exports are to the European Union. To the European Union. तो हम लोग को जो माइक्रो सोल्यूशन करना है इंडियन एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, इंडिया एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, तो पहला तो है कि साख की पहुंच जो है बढ़ाना है, उसको उसमें स्थिरता लाना है, उसकी फंडिंग को लगातार करना है, समय पर पर्याप्त देना है, और सीमित साधन है जो विदेश से मिलता हो, देश का ही बैंकिंग क्रेडिट पर निर्भर करता है। दूसरा सुधार जो है जीएसटी का, फंड एक्सपोर्ट वाले लोग का सब चीज ज्यादातर इंटरनेट से रहता है, तो फंड इनका जमा हो जाता है, टैक्स जमा हो जाता है जी, जीएसटी। अब जीएसटी को उसको फंड को प्राप्त करना है, और साल भर के अंदर में कैलकुलेशन के बाद फंड का अगर एक तो उस फंड को टाइम पर रिफंड कर दी, रिफंड को वापस कीजिए, लेकिन रिफंड का जो है वो प्रोसेस बहुत ही स्लो है, आप जानते ही हैं ब्यूरोक्रेटिक का पोजीशन, तो उसको कीजिए ताकि ये स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का एक्सपोर्ट बाधित नहीं हो, क्योंकि उसमें अधिकांश में श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग किया गया है, और ऐसे कई उद्योग हैं, 40% उद्योग हैं जो इससे प्रभावित होकर के उनकी कार्य कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। से माइक्रो सोल्यूशन है कि सिंप्लीफाई जीएसटी, माइक्रो सोल्यूशन है एडवोकेट एक्सेस, माइक्रो सोल्यूशन है कि एग्रीमेंट कीजिए। 192 देश को हम लोग निर्यात करते हैं, और यूरोपियन यूनियन से एग्रीमेंट हुआ तो 26 देश एक साथ आपके साथ जुड़ जाएगा, और उसमें अपने को बड़ा देश छोटा देश इस तरह का फीलिंग, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को हटाइए, और जा करके जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में भारत के अप्रैल को डलवाने का प्रयास कीजिए। सम ऑफ इंडिया मेजर एक्सपोर्ट में अप्रैल आता है, जो कि एक्सक्लूडेड है फ्रॉम यूरोपियन यूनियन जनरलाइज सिस्टम। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हुई? सर केवल टेक्सटाइल ही आएगा कि और भी चीज आएगा? टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे यहाँ नंबर 1 2 पर है, वैसे जूता भी है। चाहिए क्या? जूता जो है ना वो भी हमारे यहाँ है, लकड़ी का सामान भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वहाँ डिमांड है वो अप्रैल का है। महेंद्र बोल रहे हो? कौन बोले हो? जी जी, महेंद्र बोल रहा हूँ।
हाँ, तुम्हारा आवाज हम पहचान लिए ना। तो क्या क्या चाहते हो? 3 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, लेदर, वुड। अब यहाँ से सोफा सेट बना के कलाकारी मुगल कालीन बना करके एक्सपोर्ट हो जाता है। अब वही लकड़ी यहाँ रहेगा तो वो मुगल कालीन देख के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसको विदेश वाला गद्दा चाहिए कि बैठे तो पूरा धंस जाए। आजकल है कि बैठने पर उसमें से रुई के जगह छोटा छोटा बुलेट निकलता है। और टीवी में देखिएगा प्रचार में कूद कूद के औरत बैठ रही है, पूरा बुलेट ऐसा निकल रहा है, फैल गया पूरे घर में। तो वो सब चलना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी विदेश में हमारे यहाँ का जो वुडन सामान है उस पर जो नक्काशी किया हुआ है विभिन्न पुराने रीति रिवाज का, उसका बहुत डिमांड है। तो आप सही कह रहे हैं महेंद्र जी, और सब पर भी ध्यान देना है, लेकिन तत्काल इस पर ध्यान दीजिए तुरंत कि बांग्लादेश सब हड़पिए लेगा तो हम लोग को बचेगा क्या। और हम लोग को अपना क्वालिटी जो है बांग्लादेशी प्रोडक्ट से बेहतर बनाना होगा। अब बेहतर है भी, बांग्लादेशी का क्वालिटी कोई हम लोग से सुपीरियर नहीं है, लेकिन उसका जो पॉलिसी मेकर है, जो सेटलमेंट करने वाला है, वो सफल हो गया। तो हम लोगों का अप्रैल एक्सक्लूडेड हो गया, उसका अप्रैल इंक्लूडेड हो गया। तो आज 50% जो है, और आप देखे होंगे पिछले आंकड़ा में कि बांग्लादेश में जो 200% जंप लिया है, तो यही सब फास्टनेस के कारण हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ पॉइंट 3 का ही है, रेजिडिवल है कि पॉइंट 3 में जो है कि वी नीड टू अनडू, वी नीड टू undo, we need to undo this disadvantage, this disadvantage. Negotiations with the European Union on a preferential trade agreement have been ongoing since 2007. ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा है, नेगोशिएशन कर रहा है, जा रहा है हवाई जहाज से अपना। negotiations with the European Union on a preferential trade agreement. Negotiation with the European Union on a preferential trade agreement, PTA, preferential trade agreement, have been ongoing
since (2007). सोचिए कि कांग्रेस के जमाने से चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है। सर प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्यों नहीं हो प्रॉब्लम रहा है? वही है, लड़की का शादी करने जाइएगा तो थोड़ा झुक के रहना पड़ेगा, चढ़ बैठिएगा लड़का वाले के ऊपर तो वो है नहीं बोलेगा। तो वही चीज है सर कि यहाँ तो एग्रीमेंट जो यूएसए इसका जीएसपी रद्द कर दिया इंडिया का। यूएसए, हाँ सर, रिसेंट में वो रद्द कर दिया है। बोल रहा है कि अब आप लोग अंडर डेवलप्ड है नहीं, डेवलपिंग का मतलब ये हो गया है, डेवलपिंग कंट्री हो गया है, तो आपको इस तरह का सुविधा तो फायदा। नहीं तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट लेने के लिए दोनों हाथ में तो नहीं रहेगा। आप कहिए आई एम डेवलप्ड, आई एम इक्वल टू, तुलना किया जा रहा है। अभी कोरोना में तो कहता है कोरोना में वहां क्या है, यहाँ क्या, इंडिया और अमेरिका दिखाता है, और उसमें हम लोग का अच्छा परफॉर्मेंस लग रहा है। तो सवाल है क्या, परसेंटेज के हिसाब से रिकवरी रेट, ये रेट वो रेट, लेकिन ठीक से तुलना कीजिएगा तो कंडीशन बहुत खराब है। और 1 लाख आदमी को एक बार टेस्ट करता है, हम लोग के यहाँ टेस्टिंग का जो संख्या वो कम से कम आदमी वो कर पा रहा है। तो कहता है कि जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है वो एग्रीमेंट है। हमारे यहाँ भी बहुत देशों का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट पर हम लोग an agreement needs to be signed। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो भी करना है वो an agreement needs to be signed, needs to be signed। अब हम लोग का कॉम्पिटिटर कौन है पीटीए लेने में, तो बांग्लादेश बगल में है, चाइना भी है, जापान भी है, सब अप्रैल सब है, उस सब का भी बहुत अच्छा क्वालिटी का रहता है, वेराइटी है। और हम लोगों का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटर में वियतनाम आता है, और वो रिसेंटली जो है पीटीए उसको प्राप्त हो गया ईयू से। तो क्या इसका जरूरत है एग्रीमेंट में, क्या चाहता है, क्या आप दे सकते हैं? India's export promoter competitor, India's export competitors such as वियतनाम। अब वियतनाम जो है have also recently concluded
recently concluded a preferential trade agreement with the European Union। तो माइक्रो अप्रोच में कह रहा है कि इसको माइक्रो लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर इंटरेस्ट लेकर के, और जो 2007 से प्रयत्न कर रहे हैं, अभी इतना प्रयत्न करके प्राप्त कर लिया, अभी प्रयत्न कीजिए। 26 कंट्री है वहां तो खुद जो है ब्रेक्जिट वहां का सॉल्व होने में इतना प्रॉब्लम लग रहा है। इसमें आपको चतुराई, अपना एफिशिएंसी, इसको देखते हुए करना है। और ऐसा अगर आप करते हैं तो ये ज्यादा लाभकारी होगा, और 26 देश के साथ आप जुड़ जाइएगा। तो हम बड़े हैं, बड़ा देश है, ये सब दिमाग से हटा लीजिए और माइक्रो लेवल पर काम कीजिए। तो सफलता मिलना है, नहीं मिले कोई बात ही नहीं। उसके बाद है नंबर 4 पॉइंट। मोतीलाल, साउथ एशियन कंट्री का नाम बताइए तो। 10 है सर। बोलिए, नाम गिनाइए। सर वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, सिंगापुर है, मलेशिया है, और उसके बाद म्यांमार है सर, ब्रुनेई। इंडोनेशिया बोले? हाँ बोल दिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, वियतनाम बोलिए। वो तो साउथ ईस्ट है ना सब। तो वही साउथ एशियन में जो नाम है वही बोलिए। साउथ एशियन में तो सर थाईलैंड से लेके इधर हम लोग का सर श्रीलंका तक है। थाईलैंड, म्यांमार, और उसके बाद बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका, उद्देश्य पाकिस्तान। हाँ सर। उद्देश्य, हाँ सर। गूगल में नाम एग्जैक्टली गिनाओ तो। साउथ एशियन कंट्री। साउथ एशियन, ओके। में उसी को कंसीडर करेंगे ना। गूगल में साउथ एशियन नेशंस का नाम पूछो। ये है भूटान है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ईरान, मालदीव, पाकिस्तान। ओ सार्क वाले सारे देश। साउथ एशिया में तो बहुत सारा देश है ना। दक्षिण एशिया में जो भारत के साथ है उसी को दक्षिण एशिया के देश बोलते हैं, बाकी तो दक्षिण पूर्व। हाँ वही है। साउथ एशियन में कौन कौन नाम आया? चाइना, हांगकांग, जापान, मकाऊ, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान। नहीं गलत है। नहीं सर, ये नहीं है। दक्षिण इंडिया के सापेक्ष में साउथ एशियन देखिए ना भाई। जी सर, सब जो आसपास जो हमारे पड़ोसी हैं वही दक्षिण एशिया के देश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ईरान से लेते हैं सर उसको, ईरान, और उसके बाद मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, और ऊपर ईरान नेपाल, नहीं आता, भूटान। ईरान नहीं आता, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आता है। भारत के दक्षिण में ईरान नहीं आएगा। नहीं तो पार्ट लेना है ना हम लोग को, एशिया से नीचे देखना है। भारत के आसपास जो है सर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये है साउथ एशियन कंट्री। 8 कंट्रीज। हाँ यस सर। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सार्क के जो 8 सदस्य है ना, वही दक्षिण एशिया के देश है। वाला सब है।
साउथ ईस्ट एशियन नेशन का सदस्य है ना। वो तो दक्षिण एशिया तो बहुत इधर भी है ना कुछ। तो श्रीलंका भी आ जाएगा, मलेशिया। इंक्रीज साउथ एशियन ट्रेड, कहता है माइक्रो सॉल्यूशन में कि इस सब देश से संबंध को बनाइए। 8 गो देश है इसमें सर सर ये इसमें। सार्क को लेके चला जाता है सर, साउथ एशियन ट्रेड वाले में। हाँ, हाँ कह रहा है कि साउथ एशिया जो है वर्ल्ड का सबसे कमजोर आर्थिक रूप से देश है, जो कि एक इंटीग्रेटेड है, कमजोर है और इंटीग्रेशन भी उसका उतना मजबूत नहीं है। इंट्रा रीजनल ट्रेड accounts for less than 5% of India's total trade. आपस में ये भारत लोग का व्यापार नहीं करता है, सबसे बड़ी भारत कमी। का 5% जो है, less than 5% of India's total trade का इंट्रा रीजनल ट्रेड अकाउंट्स फॉर लेस देन 5% ऑफ इंडिया टोटल ट्रेड। जिसे कहता है कि माइक्रो सॉल्यूशन में आप साउथ एशियन ट्रेड पर भी विचार कीजिए, उसके भी विस्तार पर विचार कीजिए। और ये जो साउथ एशियन है वो वर्ल्ड का लीस्ट इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड रीजन है। इसका कोई जो इंटीग्रेशन है वो इतना मजबूत नहीं है, और इससे इंट्रा रीजनल ट्रेड अकाउंट्स फॉर लेस देन 5% ऑफ इंडिया टोटल ट्रेड। तो हम लोगों का जो व्यापार का है वो केवल बड़े बड़े देशों का भी नहीं, छोटे देश से भी बहुत तरह का लाभ होता है। तो इसलिए कहता है कि इस पर फोकस देना है माइक्रो दृष्टिकोण से। इंक्रीज साउथ एशियन ट्रेड, कहता है कि साउथ एशिया is the world's least economically integrated region. Intra-regional trade accounts, intra-regional trade accounts for less than 5% of India's total trade. तो ये फोर्थ माइक्रो सॉल्यूशन है
जो कि करने से भारत का एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा। और एक वस्तु जो उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, अन्य वस्तु का कहीं स्कोप है तो उसको भी करना है, लेकिन जोर जो दिया जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड पर, वो इंटरनेशनल ट्रेड पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है और टेक्सटाइल है। ये दो सबसे टॉप रैंकिंग है। इस दो में बहुत ज्यादा स्कोप है और हम लोग इसमें पारंगत हैं। टेक्सटाइल तो हमारा 100 साल पहले का भी इतिहास देखा जाएगा तो उसमें विश्व में हम लोग अच्छे निर्यातक थे। तो ये 4 पॉइंट जो है आपका हुआ। और है अब नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है? तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो हम लोग बराबर सुनते हैं पढ़ते हैं कि टैरिफ जो है ना, टैरिफ रिडक्शन, टैरिफ रिडक्शन हम लोगों को इस पर विचार करना होगा। और हम लोग जानते हैं टैक्स में कौन कर्व है? लेफर्स कर्व। लेफर्स कर्व क्या बतलाता है? लेफर्स कर्व क्या बतलाता है सुनीता? जी सर। लेफर्स कर्व क्या बतलाता है? सर नहीं पता। लेफर्स कर्व बतलाता है कि कर के दर को कम कीजिएगा तो कर का कलेक्शन बढ़ जाएगा। जी। देश के भीतर भी बढ़ जाएगा और विदेश में भी बढ़ जाएगा। विदेश में तो लोग जानते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस है। कंज्यूमर सरप्लस उसको मिल रहा है 10 रुपया, तो आप दाम ऐसा फिक्स कीजिए कि उसको 5 रुपया कम से कम मिल जाए, तो भी वो आपके सामान को खरीदेगा। दाम रखते समय कंज्यूमर सरप्लस थोड़ा छोड़ दीजिए विदेशी क्रेता को, तो आपके सामान को खरीदेगा, क्योंकि बिलिंग टू पे उसका पहले चेक कीजिए और उसमें रिसर्च करवाइए और उससे पता लगवाइए कि क्या रखा जाए। तो टैरिफ बढ़ाने का जो प्रवृत्ति है, इससे हम लोगों को दूर होना है। अब बहुत आदमी का आदत होता है, मान लीजिए, तो आदत होगा तो वो आदत से बाज नहीं आएगा। एक कहानी है कि मुंबई का एक लड़का था, उसका बहनोई मुंबई में था, तो बुलाया कि आओ मुंबई घुमाते हैं। गया घूमने के लिए, तो जो बाजार घूमने जा रहा था तो अपने ब्रदर इन लॉ को समझा दिया कि यहाँ बहुत पॉकेटमारी हो जाता है, ट्राम में जहाँ चलते हैं ध्यान से चलिएगा। तो पूरा घूम घाम करके लौट के चला आया। घर पर आया तब हंस करके अपनी सिस्टर को बतलाता है कि जीजा जी हमको बेवकूफ समझ रहे थे, तो हम पूरा घूम के चले आए, देखिए हमारा नोट जो कहते हो है। तो उसका नोई कहता है कि 3 बार तो हम पॉकेट तुम्हारा मारे पक गए, तुम नकली नोट ऊपर रखे हुए हो। तो देखिए पॉकेट मारने का प्रवृत्ति था उसके जीजा का, तो 3 बार पॉकेट मार के किया, लेकिन तीनों बार नकली नोट मिला, उसको फिर वापस रख दिया। कोई कहता है कि सरकार को नहीं कुछ बुझाता तो टैक्स भरा दो। टैक्स तो है, टैक्स इज नॉट ए क्विड प्रो को, लग गया तो आपको देना ही है। तो इस पर सलाह देता है माइक्रो कि रेसिस्ट टेम्पटेशन टू रेज टैरिफ रेट इन रेस्पॉन्स टू टेम्पोररी इकोनॉमिक प्रेशर सच एज ए सडन इंक्रीज इन इंपोर्ट। अगर देश में इंपोर्ट किसी कारण से, अल्पकालीन कारणों से आपका आयात बढ़ गया, आयात बढ़ जाने से आपको ज्यादा डॉलर चाहिए सडनली,
तो उसमें आप तुरंत जो है टैरिफ मत लगाइए। टैरिफ का मतलब विदेशी वस्तु पर कर लगाना। तो टैरिफ को तटकर कहते हैं। तटकर का मतलब हो गया कि विदेश से आने वाली वस्तुओं पर कर कम रहने दीजिए। अचानक शॉर्ट टर्म कोई प्रोग्राम हो तो उस प्रोग्राम में आप अपने देश के जो स्टेबल कंडीशन है उसको मत बर्बाद कीजिए, और टैरिफ बढ़ाने का टेम्पटेशन जो है, जो जबरदस्त इच्छा को टेम्पटेशन कहते हैं, उस इच्छा को दबाइए। तो ये कहता है कि रेसिस्ट टेम्पटेशन, resist temptation to raise tariff rates. Temptation to raise tariff rates in response tariff rate in response to temporary economic pressure, to temporary economic pressures। क्या हो सकता है इस तरह का प्रेशर? तो सच एज a sudden increase in import, sudden increase in imports as most exporters use imported inputs, as most exporter use imported inputs। सोना मंगवा के हम लोग गहना बना के बेचते हैं। मोती, प्रेशियस स्टोन को बाहर से मंगा करके, और तब हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं गहना बनाकर। तो टैरिफ बढ़ा दीजिएगा तो सब आपका इनपुटे महंगा हो जाएगा, फिर एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, आप बाजार से आउट हो जाइएगा। कहा कि दूरदर्शिता को रखिए, और as most exporters use imported inputs, tariff reduce
the competitiveness of Indian exporters, the competitive
अनम्यूट कर लीजिए सर। तो क्लियर नजर आ रहा है कि टैरिफ को घटाना चाहिए, न कि बढ़ाना चाहिए। अचानक मान लीजिए कि इंपोर्ट का लोड बढ़ गया, तो उसमें क्या करना चाहिए? इंपोर्ट का लोड बढ़ गया तो कुछ बर्दाश्त कीजिए। बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है, तुरंत एक्शन ले लीजिएगा। अब वो इंपोर्ट कर रहा है सोना, अब उसे गहना बना के एक्सपोर्ट करेगा, वो तो उसके सोने पर आप कुठाराघात कर दीजिएगा। इसलिए बिना सोचे समझे, सेंसिटिव हो करके और टैरिफ को बढ़ाने का काम नहीं करना है। इस बात को पॉलिसी गवर्नमेंट सोचे और इसे जो कॉम्पिटिटिवनेस है टैरिफ के कारण रिड्यूस हो जाएगा और इंटरनेशनल मार्केट खो बैठेगा। अब ये अलग बात है कि रिसेंटली टैरिफ रिडक्शन किया गया है। रिसेंटली टैरिफ reduction is done। कहा जाता है कि टैरिफ रिडक्शंस जो है हम इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हम लोग का हुआ 92 में 91 में, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद हमारे यहाँ 70% रिडक्शन कर दिया गया और करंट में भी 10% लेवल जो है have helped strengthen the economy। तो कह रहा है कि आफ्टर economic reform, after economic reform, there was tariff reduction from 70% in 1992 to the current current 10% लेवल। इसमें अच्छा काम हुआ। 10% लेवल have helped strengthen
strengthen the इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को टैक्स घटाने से बहुत फायदा हुआ। इंडियन after economic reform, there was tariff reduction from 70% in 1972 to the current 10% level, have helped strengthen the Indian economy. Average tariff rate जो है हमारे यहाँ intermediate goods to the same level. In fact, only intermediate goods tariff have remained somewhat high are on food and beverage, where they average 40%. The temptation to reverse the tariff reduction have to be resisted. तो इंडिया में जो है रिसेंटली जो है टैरिफ रिडक्शन by %70 to 10%. Recently, tariff reduction by 70% to 10% is also done for intermediate goods. Intermediate goods. और एवरेज जो है टैक्स रिडक्शन जो है किया जा रहा है, लेकिन डर किस बात का है कि कहीं उलटने का नहीं कोई सरकार प्रयत्न करे। है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुए वो काफी दिन हुआ, तो इस तरह का उल्टा जो है कोई सोच नहीं आ जाए कि द temptation to reverse the tariff reduction has to be resisted, क्योंकि हल्ला है कि सरकार नया पॉलिसी लाएगी। इकोनॉमिक पॉलिसी जो है पुराना हो गया 91 वाला, तो उसमें जहां उलटफेर कीजिएगा वह सब जो आपका आ रहा है चला जाएगा। वो बहुत सोच समझ के बनाया गया था। हैज टू बी रेसिस्टेड, हैज टू बी रेसिस्टेड। तो ये सारे बातों को जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा, उसका पॉइंट्स हेमंत। हाँ सर। पहला पॉइंट क्या है इसका?
improve credit access. उद्देश्य हाँ सर, उद्देश्य दूसरा पॉइंट बोलो। simplicity the GST. सुनीता simplify the GST. Simplicity नहीं, Sim- simplify. हाँ, तुम simplify. तीसरा बोलो। तीसरा बोलो। व्यापार समझौतों में ढीलापन दूर करके, मतलब व्यापार समझौता हिंदी में लिखे हैं सर। और ना ठीक है, व्यापार समझौतों को सरल बनाना और लचीला बनाना। समझौता को लचीला बनाना। लचीला बनाना, ठीक है। नंबर 4 दक्षिण एशिया महेंद्र। के देश। जी, इंक्रीज साउथ एशियन ट्रेड। और साउथ एशियन ट्रेड का नाम, साउथ एशियन का नाम बोलो तो क्या वो नाम बोले हो? कंट्री का सर? और कंट्री तो सर इधर देखना पड़ेगा नहीं। अभी 8 कौन बोला? कंट्री है। 8 बोल कंट्रीज रहा है है सर, 8 कंट्रीज है। 8 कंट्रीज है। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, नाम बोलो, भारत। 8 नहीं बोलो, जितना बोल सकते हो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। हो गया। ये कौन महेंद्र बोला कि मोतीलाल? नहीं, ये सर, बोले हेमंत जी बोले हैं। हेमंत जी बोले हैं, ठीक है। मोतीलाल आप बोलिए तो साउथ एशियन कंट्री का नाम। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, इंडिया, श्रीलंका, और उसके बाद सर बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। सुनीता, सार्क के स्टेट कौन कौन है? जी सर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ये सब और नाम एक साउथ छूट एशियन में आया है। हाँ हाँ, सर, मोतीलाल यही हाँ साउथ सर, एशियन यही में है। यही तो हैं? है सर, यही यही है है सर। सर। जो ये लोग इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान हट रहा, सार्क को मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में परेशान कर रहा था, तो हाँ, बाईपास करके बिम्स्टेक के थ्रू काम करना चाह रहा था, जिसमें सर इंट्रा रीजनल डेवलपमेंट का और इंटर रीजनल डेवलपमेंट का बात किया जा रहा था, जिसमें वो अच्छा। कालाधन प्रोजेक्ट म्यांमार को भी शामिल करके म्यांमार को भी इधर लेना चाह रहा था ये लोग। और साथ अच्छा। में सर वो हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रहा था, वो बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान और म्यांमार के साथ रोड लिंक बना के व्यापार को बढ़ाने के लिए। कनेक्टिविटी भारत सरकार- बढ़ाने के लिए रेल और रोड दोनों से कर रहा है। नेपाल को भी शामिल कर रहा था, बिहार का बॉर्डर से, वो सुनौली उनौली से, जोगबनी से, इस सब से लिंक करके व्यापार को बढ़ाना चाह रहा था। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोग अब इसको खत्म करेंगे और नेक्स्ट अगले दिन होगा। अब आपको क्या करना है कि पॉइंट्स को याद करना है। भीतर का बात ज्यादा याद हो या नहीं हो, लेकिन कल हम आवेंगे सबसे 4-5 को पॉइंट है ना जी। यस सर। 5 पॉइंट, उधर जो है करीब 8 को बाधाएं हम बताए थे, जी जी। कांस्टेंट। तो आपका हाँ। होमवर्क हो गया कि 8 बाधा आई 5 अंग्रेजी या हिंदी में टाइप करके हमको व्हाट्सएप पर भेजिए। हेडिंग दे दीजिएगा कांस्टेंट्स ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, और 8 को पॉइंट खाली लिख दीजिए, और उसका लिख लिए माइक्रो सॉल्यूशन, 5 को पॉइंट लिख दीजिए। हम ऐसा कर रहे हैं कि हर हाल में ही हॉल में ही 3-4-5 नोट्स में बात घुसेगा, याद रहेगा। आधारभूत शिला डाला जा रहा है। तो इसको ध्यान से कीजिए और बोलचाल के भाषा में आपस में डिस्कशन में इसको लाइए। जो इकोनॉमिक्स नहीं जानता है उसी को झाड़िए, सब चुप चलता रहेगा, डरे नहीं बोलेगा। हम लोग भी ऐसे ही करते थे, सोची वाला उसी को झाड़ झाड़ के बोलते थे, अच्छी तो खींचते थे, साफ डरे खड़ा रहता था। तो अगला का होमवर्क है कांस्टेंट्स 8 को प्लस 5 को माइक्रो सॉल्यूशन, क्या केवल पॉइंट लिख के व्हाट्सएप पर भेजना है। एम आई क्लियर टू यू ऑल? यस सर, यस। यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। प्रणाम गुड सर। नाइट।